अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं फ्रेम में कि हमारे साथ हैं जी तारिक फतेह साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और अक्सर हम उनको शोज में भी बात करते सुनते देखते रहते हैं। तो आज हमने उन्हें फिर इनवाइट किया है और हम थोड़ी उनसे बात करेंगे और देखेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर कि वो हमें क्या बताते हैं। यहाँ पे सर, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी वेलकम टू द शो। जी और थैंक यू वेरी मच। एक चीज सर यहाँ पे बड़ी अजीब है हम लोगों की, एशियंस की, इंडियंस की, कि अगर आप बात कर रहे हो और मैं आपके बात के बीच में बोलूंगी तो मुझे लिखा जाएगा तमीज नहीं है, वो बात कर रहे थे हमने उनकी बात काट दी बीच में। अच्छा, तो अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मुझे कहेंगे हाँ, कितनी डम्ब है, बैठी भी हाँ, सुन रही थी। मैंने कहा मैं करूं तो मैं क्या करूं? तो सर नहीं इस तरह का रवैया हमारा क्यों है? नहीं, इसलिए है कि आप एक औरत हैं। हम्म। फंडामेंटली जो हमारी सोसाइटी मिसोजिनिस्ट है, उसमें औरत को इस काबिल नहीं समझा जाता कि वो कोई सूझबूझ की बात कर सके। मैं 65 की बात कर रहा हूँ, जब फातिमा जिन्ना और अयूब खान का इलेक्शन हुआ था, तो ये बात आती थी कि फातिमा जी। जिन्ना को बात नहीं करनी आती। अरे भाई, बात करनी नहीं आती, एक फौजी जनरल है, दूसरा एक औरत है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ी। तो टेक दैट इनटू अकाउंट कि हर जगह दैट इज द मिसफॉर्चून ऑफ बीइंग अ वुमन इन 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 इवन इन वेस्टर्न सोसाइटी के। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि मैं 10 साल एक ही टाई पहन के, एक ही जैकेट पहन के, मैंने मुस्लिम क्रॉनिकल में यहाँ शो करता था, मैंने बदली नहीं, टाई एक ही टाई है मेरे पास। सही। लेकिन जब व्हेन माय डॉटर हु इज वर्किंग इन सीबीसी, वो एंकर है, उसको लिबास बदलने पड़ते हैं। जो मर्द हैं वो एक ही जैकेट में जिंदगी में कर लें, बट द वुमन हैज टू स्पेंड मोर, मेक अ बिगर एफर्ट जस्ट टू सिंपली बी एट पार। तो आपको जो कहते हैं ना कि बदतमीज है या डर लग गया है, वो खुद बैठे हुए हों तो उनको पता भी नहीं होगा कि कहना क्या है। और माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान से मर्द आते हैं ना टीवी पे, ये द वुमेन कैन स्टिल होल्ड देयर फोर्ट, आर्ग्यू करती हैं, बात करती हैं, बैक एंड फोर्थ होता है। इट्स टेरेबल। मैं आपको बता रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करना आता, वो सही। चाहे मर्द हो या कुछ हो। तो वो इस मुबाहिसे की दुनिया में ये ट्रेडिशन नहीं बन पा रहा है। जो मैंने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह जो औरतें हैं, दे कैन आर्ग्यू इट मच बेटर देन द मेन, लेकिन उनको वो क्रेडिट नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो बेटी है, बहन है, बहू है, वो तो एंड में जाके खाना पकाएगी ना। जी। तो कीप दैट इन योर माइंड, ये ना समझे कि आपको नहीं काम आता। ये उनकी नजर में आपकी जगह ही नहीं है टेलीविजन पे। क्योंकि सर दोनों तरह से उनको जो है वो बर्दाश्त नहीं है ना। अगर मैं आपकी बात काट दूंगी तो कहेंगे हाँ। कि काट दी बात, वो आपको यस। तमीज नहीं है। और अगर मैं कुछ नहीं बोली, मैं आपको सिंपली सुन रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बड़ी कोई परफेक्ट हूँ या कोई भी परफेक्ट है, आपको नो, पता है कि ये दिस इज अ तो फैक्ट। सीखते हैं, व्हाट आई सालों एम पर सेइंग सीखते इज हैं। कि डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय दिस। ये राइट। यहाँ हमारे वेस्ट में भी होता है। ये जब से आप देखिए, जो पुरानी बाबरा वॉल्टर्स टाइप के ब्रॉडकास्टर्स थी, ये वो, उनके गुड लुक्स पे कोई नहीं जाता था। दे हैड अथॉरिटी एंड एज विद देम। अब क्या हुआ है कि दे हैव ट्राइड टू इनलिस्ट यंगर वुमेन एंड ओल्डर मेन इनटू, आप नोटिस करेंगे बीबीसी में भी, दूसरी जगह में भी। तो ये तो आपके जैसे मुसलमानों को फेस करना पड़ता है दुनिया भर में, हर डफर की जिम्मेदारी हमको लेनी होती है, इसी तरह आपको ऐसे औरत, आपको ये बोझ उठाना पड़ता है दुनिया में हर जगह। सो सही। डोंट गेट डिस्करेज अबाउट इट। हाँ, आप तो उनसे सर, कहें तो रोटी पर, आप किसी भी हिस्से बात हो, आप रोटी बनानी आती नहीं आती, दफा हो जाओ। दैट इज द क्राइटेरिया। उनको कुछ भी नहीं आता है तब भी वो बेहतर है आपसे। दिस सही। इज मिसोजिनी। और ये राइट। हमारी सोसाइटीज में, स्पेशली मुस्लिम सोसाइटीज में, इट्स वाइड स्प्रेड। ये अर्बन एरियाज में तो थोड़ा कम है, लेकिन आप जैसे रूरल एरियाज में जाएंगे अफगानिस्तान में या कई जगह, मैंने तो देखा है, बीन ऑल ओवर, the position of a Muslim woman is always she has to carry double the burden. राइट।
सर एक चीज मुझे बताइए कि आप जैसे यू आर इन द जर्नलिज्म सिंस सो लॉन्ग, तो पहले क्योंकि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, मैंने आपको शायद बताया था, तो मैं देखती थी हमारे घर में, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं देखती थी हमारे घर में महफिलें लगती थी, सब जर्नलिस्ट आए हैं, बैठे हैं, बात हो रही है। उस वक्त ऑफ कोर्स सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, कुछ अरसे के बाद थोड़े से चैनल्स आए, लेकिन सब एक दूसरे से अलग बात कर रहे होते थे। कोई किसी की बात ऐसी नहीं हो रही होती थी कि कोई एक ही जैसी बात हो रही है, सब एक दूसरे एग्री नहीं होते थे, मेरा मतलब है। लेकिन सुनते थे बात को, बर्दाश्त करते थे एक दूसरी बात की बात को। मैंने कभी किसी को लड़ते हुए नहीं देखा, झगड़ते हुए नहीं देखा। अब हमारा माहौल ऐसा हो गया है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या वैसे कोई बात करे, एक दूसरे से डिफरेंट बात हम बर्दाश्त नहीं करते, इवन जर्नलिज्म फील्ड में भी। ऐसा क्यों है? देखिए, पहले मेरा जहाँ तक है पाकिस्तान में, मैं 78 के बाद आई हैड टू लीव, लेकिन मैंने पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट पार्टीशन ऑफ इंडिया, बांग्लादेश के जाने के बाद जो पाकिस्तान में जर्नलिज्म को सेटबैक हुआ उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। जो हमारे बंगाल, ढाका वाका, चिटगांव के साथी थे, वहाँ ट्रेडिशन जर्नलिज्म का बहुत पहले का है। आप ना सिर्फ इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, बल्कि आप ये सोचिए कि अंग्रेज सरकार की हुकूमत वहीं, पहले अंग्रेजी के अखबार वहाँ निकले, पहले जो इंटेलेक्चुअल निकले वो बंगला के निकले या हिंदी के, या लाहौर में भी था ट्रेडिशन, लेकिन लाहौर में और पाकिस्तान के साइड के लोग आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजार रहे थे। बंगाली जो है वो बंगला में बहस करता, मराठी में करता, पंजाबी जो था वो उर्दू में करता था। तो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज एंटिटी। और लेकिन बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान से। 72 के बाद जो भुट्टो साहब की डिक्टेटरशिप थी, वो लोग कहते नहीं है, लेकिन इट वाज वर्स देन अयूब खान्स डिक्टेटरशिप। मैनी जर्नलिस्ट्स वर किल्ड, अरेस्टेड, पुट बिहाइंड बार्स, एंड इतना सडनली फ्रीडम ऑफ प्रेस गायब हुआ है कि जो लोग जिया को कहते हैं ना कि जिया के जाने में बहुत कर, यू हैव नो आइडिया, आई हैव सीन बोथ द टाइम्स। आई इन सम वेज बिलीव दैट मैंने खुद किया रिपोर्टिंग ड्यूरिंग जियाज टाइम, आई हैड अ लिटिल बिट मोर फ्रीडम देन आई हैड व्हेन ज़ेड भुट्टो वाज, क्योंकि एक की फ्यूडलिज्म और दूसरे की इस्लामिज्म। तो हालांकि उसने बर्बाद कर दिया ज़ियाउल हक ने सबको, और ये हमारी कलेक्टिव बदकिस्मती, लेकिन भुट्टो ने कम बर्बाद नहीं किया। जो बैलेंस था हमारा कि शेख मुजीब हैं या वहाँ से बेतहाशा भाषानी, मौलाना भाषानी पॉलिटिशियन थे, ढाका के जर्नलिस्ट जो PFUJ थी, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके 3 सेंटर थे, पिशावर, कराची एंड ढाका। लाहौर उसमें नहीं आता था, इतने एक्टिव भी नहीं थे। ये हुसैन नकी वगैरह चले गए लाहौर बाद में, देयर वाज अ डिफरेंस, बट बहुत बड़ी ट्रेडिशन ढाका की थी। वहीं ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वहीं लेफ्ट विंग, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे। तो ये प्रोफेशन ही ज़रा लेफ्ट ऑफ सेंटर है, इसमें तनकीद करनी पड़ती है। तो बाय इट्स वेरी नेचर इससे लोग तंग आते हैं कि आपने क्वेश्चन किया। हमारे यहाँ तो ईगो इतना खराब है कि आप किसी से क्वेश्चन करें, वो कहता है तेरी मजाल ये, तेरी औकात क्या कि तुम मुझसे सवाल किया। और जर्नलिज्म का एसेंस है टू आस्क अ क्वेश्चन। तो हमारी ट्रेडिशंस के खिलाफ है, और इसीलिए जर्नलिज्म पाकिस्तान में एट वन स्टेज, आपको याद होगा, लिफाफा जर्नलिज्म कहते थे। एवरीबॉडी हैड टू पे टू समवन टू गेट अ स्टोरी पब्लिश्ड, एंड जर्नलिज्म स्कूल्स में जर्नलिज्म नहीं पढ़ाया जाता था। मुझे याद है कराची यूनिवर्सिटी जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था, दैट वाज फेयर इनफ। लेकिन मैं आपको एक और बताऊं बात, डॉन, मॉर्निंग न्यूज और सन के अंदर अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ी थी तो आपको जॉब नहीं मिलती थी जी। जो एडिटर्स थे वो कहते थे जिसने 5 फिंगर से टाइप किया ही इज अनक्वालिफाइड। व्हाई? कि वो किसी और का देखा हुआ टाइप कर सकता है। जो शख्स 2 उंगलियों से टाइप करता है वो किसी का देखा हुआ टाइप ही नहीं कर सकता, उसने तो कीबोर्ड पे देखना है ना। यू वोंट बिलीव कि जर्नलिज्म ग्रेजुएट्स ओनली वेंट इनटू पब्लिक रिलेशंस, हंसते थे। अब यहाँ पे भी, कनाडा में भी यही हो रहा है। मैं अमेरिका का इतना नहीं कह सकता कि जर्नलिज्म के कोर्सेज में न्यूज क्या है ये नहीं बताता कोई, न्यूज का कानून क्या है उसमें सब एक्सपर्ट हैं।
डेफेमेशन लॉ, फलाना लॉ। अरे भाई, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि व्हेन डॉग बाइट्स मैन इट्स नॉट न्यूज, एंड व्हेन मैन बाइट्स डॉग इट्स न्यूज, ये फंडामेंटल है। एंड एक कॉन्सेप्ट था बड़ी मजेदार के व्हेन you the journalist has to know that lipstick is about kissable lips, not the paste. Okay. ये एक प्रोडक्ट का है, एक आइडिया का है कि ये हो क्या रहा। हम सरफेस और प्रेस रिलीज के हो गए जर्नलिस्ट, कि जिसने प्रेस रिलीज दिया ना, ने कहा भाई आप यार प्लीज यार ये छपवा देना, कल सुर्खी लगवा दो यार। हमने देखा तो 70s के अंदर, जब मैं सन में था, तो मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, हुसैन हक्कानी जो है ना, ये जमीयत उलमा में थे, ये प्रेस रिलीज देने आते थे। उनको पता था कि मैं एनएसएफ में था, तो वो घूम घुमा के इधर उधर देखते थे कि मैं जरा हट जाऊं, तो तब प्रेस रिलीज डाल के वो जाते थे। अब तो ही इज चेंज्ड कंसिडरेबली, बट the hard work of a journalist to discern what is news and what is not, ये और एडिटर्स वो जो जिनको दुनिया का पता हो कि जंग क्या होती है, कि जिसने एक्सपीरियंस 40 साल किया, वो एडिटर बने ना। अब तो अखबार का ओनर एडिटर अपॉइंट कर देता है, खुद ही बन जाता है कभी। हाँ, तो वो खुद ही बन जाता है। हमारा एडिटर कहते थे, अरे भैया साइकिल पे एक्सीडेंट हुआ कभी? नो सर, दफा हो जाओ, एक एक्सीडेंट करके लाओ फिर मानूंगा मैं। गिरो कहीं कहीं, तुम्हारा कोर्ट में रिपोर्टिंग के लिए, बोले सजा हुई है? बोला हाँ सर हुई तो है। बोला हाँ ये ठीक है, बाकी बैठ जाओ इधर। तो द पॉइंट वाज कि व्हाट वाज द ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, आप सियासतदान नहीं है। ओपिनियन कॉलम लिखा जाता था जब आपने 20-25 साल रिपोर्टिंग कर ली, फिर कॉलम। आजकल मैं आपको बताऊं कि पहले कॉलमनिस्ट बनता है आदमी, फिर रिपोर्टर बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। तो ओपिनियन कैसे आपकी हो सकती है? आपकी 40 साल उम्र नहीं है, तो हमारे अब्बा कहते थे उससे पहले ओपिनियन नहीं होगी तुम्हारी कोई। यू कांट हैव एन ओपिनियन। आपने कुछ देखा ही नहीं है, आपने भूख नंग नहीं देखी, आपने घर, आपका घर नहीं जला आज तक, आप पार्टीशन नहीं देखी आपने। तो वी आर लैकिंग दैट, एंड उसमें ही इस पाकिस्तान का अलग होना हमारे लिए कैटास्ट्रॉफिक साबित हुआ। तो सर आपको नहीं लगता कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है वो पिछली जनरेशन से थोड़ी तेज होती है, तो इसलिए अब जरूरी नहीं है कि आप 40 इयर्स आप क्रॉस करेंगे तभी आपका कोई ओपिनियन बनेगा? मैं तो देख रहा हूँ ना प्रैक्टिकली पाकिस्तानी बच्चों को, they are more oblivious of who they are than their parents. देखिए, आपके पेरेंट्स जो थे उनको पता था कि इलाहाबाद क्या है ना, आपको तो नहीं पता ना। आपको, आपसे मैं ये पूछूं कि उसका नाम इलाहाबाद किया था, तो आप सर पकड़ लेंगी। वो तो हिंदुओं का होलीएस्ट सेंटर को आपने इलाहाबाद किया हुआ है। दूसरी बात, but they went through Second World War, they went through partition, they went through Pakistan breakup. मैं दादा नाना की भी बात कर रहा हूँ। हमने वो भी देखा जब लोग शलवार कुर्ते पे टाई लगा के जाते थे दफ्तर। ये लाहौर में बड़ी स्ट्रेंज साइट थी देखने वाली। रेलवे के दफ्तर वाले सारी शलवार कमीज ऊपर टाई लगा के जाते थे। शलवार कमीज पे टाई? हाँ जी, असी अद्धे अंग्रेज ना, साडा अफसर अंदर टाई ला के ऐसी शलवार के बीच टाई ला के जा रहे। आप में मीलों मील लाहौर में लो साइकिलों पे टाई लगा के जा रहे थे। उसका मतलब था ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर है। रेलवे दा नॉन गेजेटेड, मुझे नहीं पता गेजेटेड ऑफिसर और नॉन गेजेटेड। तो मैं देखता था ये क्यों जा रहा है इतना मोटा सा आदमी, शलवार कमीज, नीचे उसने जूती पहनी हुई फर्स्ट क्लास बाटा के टॉमी शूज की, वो ऊपर टाई लगाया, जिना कैप भी लगाई उसने। तो बट वो जनरेशन arrived in after independence having been educated under the system of British civil law, जिसके अंदर कोई आज तक अंग्रेज करप्शन में नहीं पकड़ा गया। एक जनरल जेकब जो है पूरा बलूचिस्तान पे बैठा हुआ और उसका होता था कि उसको he could be promoted only if you spoke a native language. Every British officer knew one Indian language, चाहे वो गुजराती है या बंगाली है, पंजाबी है, पश्तो है, टेढ़ी बोले जैसे बोले, दिस वाज अ रिक्वायरमेंट। हमारे यहाँ आप देखिए, उन्होंने कहा कि जरूरत ही कोई नहीं,
हमने इंडिया की जबान ली उर्दू, उसको अपना लिया, बाकी सब अनपढ़ हो गए। बट ओवरनाइट वी मेड एवरीवन इलिटरेट। तो we because we don't know who we are essentially, इसमें मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, we are the only people who don't know who we are। आपको कोई जावा का आदमी नहीं मिलेगा जिसको नहीं पता कि वो जावा से है। कोई तुर्की अपने आप को अरब नहीं कहता, कोई ईरानी अरब नहीं कहता, कोई अरब अपने आप को इजरायली नहीं कहता, कोई सिवाय पाकिस्तानी पंजाबी के। जो पता नहीं, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुझे बताइए, वो कहते हैं कि मैं क्या हूं, सैयद हैं और कुरैशी हैं, पता नहीं वहां के हैं वो। द मैन इज representing Pakistan as a foreign minister with the claim that he doesn't belong from here। अब बाहर वाले को तो सोचे, बोले आप कहां के, मैं अल्बानिया का हूं लेकिन मैं बैठता हूं फिलीपींस में। आर यू मैड? अब बाकी लोग दुनिया के इसको देख के हंसते, पाकिस्तानी क्या कहते हैं, इसके हाथ जाके चूम लो, ये ताबीज दे देंगे। My goodness, why can't a Sindhi or a Punjabi Muslim consider himself to be from that land rather than say कि शाह मोहम्मद कुरैशी जो हैं, ओ जनाब पिछों, ओ माँ किस ऊंट गाड़ी पे आए थे, कहां से आ गए यहाँ पे। दूसरे सवाल फिर उठते हैं, आपने हिंदुस्तान पे हमला करके उस पे कब्जा करके बैठ के पाकिस्तान बांट के, बजाय इसके कि आप अपने आप को अगर कहते कि हमारी इंडियन एंसेस्ट्री है तो इंडिया आपका दोस्त होता। भाई दूसरे मुल्क भी हैं, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, हर एक के साथ दुश्मनियां तो नहीं चल रही ना। हमने तय कर लिया कि हम हैं ही नहीं हिंदुस्तानी, तो कहां से आ गए, मतलब ऐसे पैदा हो गए। सर वो भी तो हमें थोड़े थोड़े दिन के बाद छेड़ने से बाज नहीं आते ना, वो जब वो नहीं करे। मुझे बताइए, आप सर्कस में जाएंगे और क्लाउन का लिबास पहना होगा और कहता हंसने की नहीं हो रही है, कह रहा कौन नहीं हंसेगा? जो क्लाउन नाच रहा है बेवकूफी की तरह, और कह रहा माँ हम जो है ना, हम हैं उर्दू बोलने बड़ी हमारी खिदमत है। ओ तुझसे बोली जाती नहीं उर्दू, तूने कौन सी खिदमत की? ना आपके फैज साहब ने कुछ कहा पंजाबी में, ना इकबाल ने। पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा किए जो अच्छे शरीफ मिराज खालिद टाइप के, या शायर तो बहुत अच्छे थे ना जिनके आप नाम ले रहे हैं, उनको तो दुनिया मानती है। कौन सी दुनिया मानती? किसने कह दिया? इकबाल को चोर माना जाता है। इकबाल को इकबाल फैज बहुत बड़े शायर है। नहीं जाने दे सर, चाहे वो अल्लाह बुतों को तोड़ने वाला है, रह गया सिर्फ अल्लाह का, और है कम्युनिस्ट, और फिर मौलवी को कहते हैं मेरा वो नमाज जनाजा पढ़ा देना। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड्स की बात, मैं नहीं कह रहा कि शायरी अपनी मादरी जबान में जिसने नहीं की वो शायरी नहीं है। ठीक, चायकोव्स्की ये नहीं हो सकता कि इटालियन में लिख रहा हो, या सुकरात जो है वो लिख रहा हो चाइनीज में। ये मुमकिन है? एक आदमी अपनी माँ से तो बोलता है ना। ना इकबाल जिसका नानी सिख, दादा हिंदू, फैज साहब जिहाद करने चले गए, ये रिकॉर्ड पे है ना, सब हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। निकाह जब पढ़ाना एलिस के साथ था तो शेख अब्दुल्ला के साथ निकाह पढ़वाया उन्होंने, करा, और उसका नाम बदल दिया एलिस का, तस्नीम। आपको नहीं पता है शायद, शेख अब्दुल्ला जो थे। सर निकाह तो नहीं हो सकता ना अगर कोई होगा। सर मुझे इतना, मैं इस्लाम पे बहस नहीं करी, लेकिन ना मैं इसके छोटी सी बात बताऊं। एक आदमी कहते हैं मैं मुसलमान नहीं हूं, आई एम एन एथियस्ट, मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, रसूल को नहीं मानता है, वो पाकिस्तान का बेस्ट एशिया हो जाता है। वो कहता है निकाह भी पढ़ा दो मेरा। इंडिया में भी एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जब उनकी पारसी बीवी ने कहा मैं तलाक नहीं देती हूँ, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी और एथियस्ट थे, उन्होंने कहा इसी के बात है, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुसलमान होकर दूसरी शादी कर लो। वो बेचारी ढूंढती रह गई, फिर बात उससे तलाक हो गई। आपकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये जो झूठ है ना हमारे मुसलमानों का, कि हम 110 to 20 वोल्ट्स में से कोई सा भी लगा दीजिए, 50-60 साइकिल का वो स्विच नहीं होते हैं, हर करंट पे चलता है हमारा। मैं खुदा के वास्ते, तुम या टेप रिकॉर्डर हो, या वीडियो रिकॉर्डर हो, या रेडियो हो, या टीवी हो, यू कैनॉट बी डम एंड देन एक्सपेक्ट एवरीवन टू रिस्पेक्ट यू। क्या हालत हमने बनाई है? देखिए ना, हम सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हम चोरी कर रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट के पास बस्तियां बसाई हुई हैं, जहाज गिर गया आज, ये किस
कौन कौन सजाए मौत नहीं होनी चाहिए जिसने मॉडल टाउन को एयरपोर्ट के पीछे बनने दिया, मंजिलें खड़ी हुई। देखिए ना, हमारा काम है, जब तक हमको नहीं यकीन होगा कि एज मुस्लिम हम हैं कौन, मतलब अगर हम यूपी के हैं तो हम यूपी के हैं, हमारी जबान होगी खड़ी बोली या उर्दू, अगर हम सिंध के हैं तो हम सिंध के हुए। इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया कि पूरे पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल जबान बोल रहा है। देखिए, हमने अपने साथ के शहरों में जो पारसी थे, जो गोंड रहते थे कराची में, जो ये अपने मारवाड़ी थे, बलोच थे, सबको उनके शहर से साफ कर दिया और बोल दे यहाँ सिंधी बैन हो गई, अब ये कैपिटल है पाकिस्तान का। वो बेचारा आदमी कह रहा किसका कैपिटल है भाई, हमने तो भैया और ढाका जो होना चाहिए था उसको कैसे दफा हो जाए। पॉसिबल है यहाँ तो। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जैसे हम जर्नलिज्म की बात कर रहे थे तो हम थोड़ा सा प्रेस क्लब के ऊपर भी आते हैं। कराची प्रेस क्लब, जाहिर है आप बहुत गए होंगे। मैंने तो खैर इस्लामाबाद प्रेस क्लब ही देखा है, लेकिन मैंने ये देखा सर कि कराची प्रेस क्लब भी मैं गई हूँ जब मैं छोटी थी, तो वहाँ पे फंक्शन वंक्शन होते थे तो मेरे फादर हम पूरी फैमिली बल्कि वहाँ चली जाती थी। तो उस जमाने में जो है वो सिंगर्स विंगर्स आते थे, वहां पे एक महफिल लगती। तो लेकिन सर अभी मैंने ये देखा, मतलब जैसे कहना है कि जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया, मैंने देखना शुरू किया कि क्या हो रहा है मेरे इधर उधर, तो जो इस्लामाबाद है या लाहौर है या कहीं और भी, अब जो प्रेस क्लब्स हैं वहां पे जो मेंबरशिप ये दे देते हैं हर किसी को कि जी ये प्रेस क्लब के मेंबर है। अगर ज्यादा नहीं तो 30% लोग ऐसे हैं जिनको जर्नलिज्म की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, उनको पता भी नहीं जर्नलिज्म क्या है। तो पहले भी ऐसा होता था कि जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, फिर भी मेंबरशिप मिली हुई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मुमकिन नहीं था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो अब मैं देखता हूं ना कि जुलूस आता है प्रेस क्लब, प्रोटेस्ट होते हैं प्रेस क्लब के बाहर, डू यू थिंक दिस मेक्स एनी सेंस? ये मैसेज ये जा रहा है कि ये ढीले ढाले सुस्त मोटे पतले गंवार जर्नलिस्ट ये कहते हैं भैया यार प्रेसली दे देना हमको, जहां प्रोटेस्ट होता है वहां रिपोर्टर को जाना होता है। ये इतने काहिल हैं कि प्रोटेस्टर को कहते हैं भाई तू प्रेस क्लब आ जा, सब यहीं बैठे होते हैं, यहीं ले लेंगे तेरी प्रेस रिलीज छाप देंगे। सब उधर एक साथ बैठे हुए मतलब मिल जाते हैं सब। No, I never saw a protest at the press club in 7-8 years that I was there. जर्नलिस्ट का प्रोटेस्ट हो दैट्स डिफरेंट, स्ट्राइक्स भी हुई हैं, पीएफयूजे की, केयूजे की, छापटा साहब थे उस जमाने में, आई डोंट नो आजकल कौन कौन क्या, कई हमारे दोस्त बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन ये नहीं हुआ कि भाई टैक्सी वालों का प्रोटेस्टर ने कहा भैया कौन जाएगा यार, जाने था भाई टैक्सी वाले तू ही इधर आ जा। नहीं सर, आपके सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपके हिसाब से किधर होना चाहिए प्रोटेस्ट? अगर कोई पॉलिटिशियन कर रहा है फॉर एग्जांपल, वो किधर करे? जहां जहां उसकी कंस्टिट्यूएंसी है। ओके, को मलिर का आदमी कहता है मलिर में पानी नहीं है, तो प्रेस क्लब क्यों आया हुआ है वो? सपोज करें हमारे ये मोहल्ला जहां मैं बैठा हुआ हूँ कैबिज टाउन कहलाता है, यहाँ बिजली जाती रहे, तो हम यहाँ करेंगे ना, या सिटी हॉल में जाके करेंगे? हम टोरंटो प्रेस क्लब में क्यों चले जाएंगे भाई, उसका क्या ताल्लुक इससे? मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दे रहा हूं कि जब मीडियोक्रिटी की तरफ चहलकदमी होती है तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप मीडियोक्रिटी की तरफ जा रहे हैं। लोग कहेंगे चलो यार लगे चलो कि पंगा ना पा विच तू, सबका होता है कि डोंट डू एनीथिंग, वी आर बोर्न स्टूपिड, दिस कंट्री इज मेड आउट ऑफ stupid leadership who are not even elected in Pakistan and सब ठीक है। तो कौन कहेगा कि तुम गलत बात कर रहे हो? ये ईस्ट पाकिस्तान वाले कहते थे, बलोचिस्तान वाले कहते हैं, अभी सूबा सरहद वाले कहते हैं, लेकिन माशाअल्लाह जो महाजिर और पंजाबी है वो कहते हैं इसमें कोई मसला ही नहीं, कोई गाली कोई नहीं जनाब। हमारे तो चचा बैठे हुए कर्नल, वो कर्नल की बीवी भी हमने अब देख ली है, कर्नल साहब को भी देख लिया, मतलब कैसा मुल्क है। मैं तो अच्छा सर, एक चीज और होती है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने प्रेस ब्रीफिंग की है अपनी ही जगह पे जहाँ पे वो है, मैंने जॉब किया है, हाँ। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद
मुझे कितनी गालियां पड़ने वाली हैं मेरे सवाल के ऊपर लोगों से। लेकिन सर अगर किसी ने अपने अपने ऑफिस में, अपने घर पे या जिधर भी है, उसने वहां पे प्रेस ब्रीफिंग की है और वो प्रेस को बुला लेते हैं, सब इधर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने नाश्ता पहले खोल दिया तो फिर हमारा मीडिया जो है वो खा पी के रवाना हो जाएगा, वो नहीं सुनेगा वो क्या बता रहा है जिसने बुलाया। आई नो दैट, ये आई नो ऐसे तो दैट। पहले भी होता था। नो नो, मैं आपको एक बात बताऊं कि अयूब खान और याया खान और इवन जेडेबी के जमाने में ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई हमको खाना खिला दे। हमारा एडिटर हमको एक टांग पे खड़ा कर देता। मैं वीकली मेल में किया कॉम्बैट, एक यूनिस सईद का अखबार था, उसके लिए लिखता था। सन में मैं रहा 2 साल। मजाल है किसी रिपोर्टर की कि वो खबर भी पड़ जाए किसी को कि वो किसी का खाना खा के आ गया। इट्स एन एब्सोल्यूट नो। और इतनी जबरदस्त था, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का जर्नलिज्म, आपको आइडिया नहीं है। खैबर मेल था अखबार, पाकिस्तान टाइम्स में जब ये थे अपने मजहर अली खान के जमाने का पर्चा था, इमरोज था, अखबार खवातीन और अखबार जहां एक निकलता था। आई थिंक इट वाज अ मंथली और फोर्टनाइटली मैगजीन। पाकिस्तान टाइम्स तो सर मेरे ख्याल है 2011 तक आता था ऑनलाइन। पाकिस्तान टाइम्स, देखिए पाकिस्तान टाइम्स क्योंकि के मेरे जो 2 आर्टिकल्स उसमें लगे थे, अच्छा, इसलिए मुझे पता है। तो अब क्या बंद हो गया है? बंद हो गया है। आर यू किडिंग मी? नो नो सर, आई एम सीरियस। बिल्कुल वो बंद हो गया। 2011 तक मेरे आर्टिकल्स उसमें लगे थे और ऑनलाइन था, तो इस वजह से वो ऑनलाइन था और उसमें 2 आर्टिकल थे। उसके बाद मैंने दोबारा जब चेक किया तो बताया गया कि जी ये बंद हो गया। आप लिखे ना किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ पाकिस्तान टाइम्स। मैं आप इसकी, आपको पता है कि इसके जो एडिटर थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे, शायद पब्लिशर जो थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, दे वर लेफ्ट ऑफ सेंटर मुस्लिम लीगर्स, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे उस जमाने में। एरिक सिप्रियन वाज देयर एट वन टाइम, आई रिमेंबर दैट। उनके बेटे हैं कहीं ओवरसीज। You went to Pakistan Times, you met giants of journalism. ऐसे आलतू फालतू कोई नहीं, पीपल वर्क सीरियसली। इतना जबरदस्त ट्रेडिशन था पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, मैं आपको बता नहीं सकता कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप में लोग रिस्क लेते थे। बहुत कम तनख्वाह थी। डू यू नो व्हाट माय सैलरी वाज? 100 रुपीज अ मंथ। सर कब की बात है? ये 1970 की। अच्छा। 100 रुपीज अ मंथ में आप बताइए कि उसको आने वाने बांट के, और साथ मोटरसाइकिल भी दे दी थी अखबार ने। बट इट वाज टफ। जिस दिन आपने कोई गड़बड़ की, यू वर ऑफ, यू वर सिंपली गॉन। और अब मतलब एक जो सच की मैं बात कर रहा हूं, देखिए बेसिक इसेंशियल सोसाइटी में सच नहीं रहा, तो जर्नलिज्म में कैसे आएगा? मैं तो बेसिक ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान कहता हूं कि जब तक लोगों को ही नहीं होगा कि यू आर पार्ट ऑफ द प्लेस दैट हिस्टोरिकली इज कॉल्ड हिंदुस्तान, क्योंकि हिमालय हमारा है, इंदु जो वो इंडियन ओशन है वो हमारा टच कर रहा है, इंडस रिवर हमारे पास है, मोहनजोदार सब। और ना 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 ना, ना हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है, हम हैं तुर्की के साथ। अब अर्तुगाल को लेके पड़ गए पूरे। बच्चियों के नाम ऐसे ऐसे रख रहे हैं लोग कि प्रोनाउंस नहीं कोई कर पाता। टर्की जो आप पे थूकता, अच्छा नहीं, टर्की में हमारी बड़ी इज्जत है, छोड़िए। पाकिस्तानी टॉयलेट में चला जाता है तो तुर्की उसके बाद जाता नहीं है वहां, कि दीज पीपल डोंट नो हाइजीन। क्या हो गया? रेफ्यूजीज की तरह हजारों पड़े हुए वहां। टर्की इज यूजिंग पाकिस्तानीज एज गन फॉर्डर के ग्रीक का बॉर्डर खोले। हम ही रह गए सबके लिए बेवकूफ बनना, और यहां अर्तुगाल चल रहा है। आप अंडरस्टैंड करिए, अर्तुगाल में सिर्फ एक चीज है, इब्ने अरबी बार बार आते हैं उसमें और अकल की बात करके चले जाते हैं। दैट इज द ओनली गुड पार्ट ऑफ दिस शो। आई एंजॉयड इट थोरली। मेरे ख्याल 200 इसके एपिसोड्स हैं। आई फॉलोड कि ये इब्ने अरबी जो वहां स्पेन से चला है, ये कहता क्या है। एंड उस फिल्म में ही कम्स, ही
pours out words of wisdom. शायद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी को समझ में भी आता हो कि इब्न अरबी क्या कह रहा है। वो उसमें लगे होंगे, देखो जी क्या बात है जनाब, ऐसी एक्ट्रेस देखो। और सर हम जी जी आप कंप्लीट कर लीजिए। अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं पता? हमारे यहाँ क्यों नहीं महाभारत बनती? हमारे इलाके की है ना कहानी महाभारत की। ऐसी क्या दुश्मनी है हमें हिंदुओं से कि अमेरिका आके तो सब पता है, जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फाउंडिंग फादर एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल एंथम गा गा के सुनाते हैं हम। लेकिन साथ में इंडिया, नो 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 नो, ये तो गंदे हिंदू हैं। आप सारे लाइनों में लगे होते हैं वीजे के लिए, इंग्लैंड प्लीज लेट मी कम। तबलीगी जमात भी जा रही, जमात इस्लामी भी जा रही है। यहाँ हमारे मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगवा दिए रमजान में, और टोरंटो में। अच्छा वही ना, हाँ। और यहूदियों को गालियां दे रहा है वो, उस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ उनके मोहल्ले में जाके। कैसे लोग, किसने परमिशन दे दी? हम तो यहाँ पे लाउड स्पीकर से तंग होते हैं। अरे डरते हैं गोरे, जैसे इंडियन नहीं डरते पाकिस्तानियों से खामखा का। इनको लोगों को इंप्रेशन पड़ गया मुसलमान है, पागल हो जाएगा। इज दिस अ गुड रेपुटेशन वी हैव? कि अरे पता नहीं क्या करते। हमारी रेपुटेशन पहले तो ऐसी नहीं थी सर। पहले जो है वो मुझे मेरे पेरेंट्स बताया करते थे, कराची में जो कोई फॉरेनर हो या कोई क्रिश्चियन हो या इस तरह से जो लोग थे, वो उनकी जो लेडीज थी वो आराम से स्कर्ट पहन के घूमती थी, कोई कोई कुछ कोई मुड़ के भी नहीं देखता था, जिसे कहते हैं ना। अब ये हाल है कि आप अगर कराची में, मुझे नहीं पता आप कब से नहीं गए, लेकिन आप कभी जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जो कराची का माहौल है। कि कराची में अगर मेरी बहन, मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे मैंने दुपट्टा नहीं, मैंने मतलब खैर ये तो मैंने शर्ट पहनी थी जींस के साथ, लेकिन अगर मैं कुर्ता पजामा पहन के जाऊं, मैंने दुपट्टा ना लिया हो, तो सब मुझे ऐसे देखेंगे जैसे मैं किसी और सैयारे से उतर कर आया। देखिए मेरी सिस्टर, शी जस्ट पास्ड अवे कपल ऑफ वीक्स अगो। उनको कोरोना वायरस हो गया, हॉलैंड में थी, मुझसे 1 साल बड़ी थी। शी वन डे आस्क्ड मी कि वो नॉन पॉलिटिकल, बहुत ही सीधी साधा, उससे अल्लाह मियाँ की गाय थी बेचारी। वो कहती है ये कोई नया इस्लाम, सिंसियरली उसने पूछा, कोई नया इस्लाम आ गया है क्या? क्योंकि जिन चीज पे हम लोग को मिलाद हो, कुछ भी हो, एक वी सेलिब्रेटेड इट। अजान सुबह आती थी ना फजर की, वी वुड गेट अप, नॉट के शोर हो रहा है, बल्कि इट वाज नॉट नेगेटिव। अब वो ऐसा अल्लाह अकबर बोलता है जैसे जंग की ऐलान करने वाला। भैया माफ कर। तो वी हैव सेल्फ डिस्ट्रक्टेड आवरसेल्व्स। अब आप सऊदी अरेबिया को देखें कितना अलग हो गया है। इमिग्रेशन पे लड़कियां बैठी हुई हैं, होटल का स्टाफ लड़कियां हैं, गाड़ियां चला रही हैं, वो दुनिया कहां से कहां जा रही है। अब दुबई को देखिए, हमने ठेका लिया हुआ पूरा, बाबर और अल्तमश और गजनवी और कौन कौन बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हम कभी तो गए ना, हमारे पूरे इस खित्ते में is it possible that in last 1000 years somebody smart was born who was not a Muslim? ये सवाल नहीं कि मोहनजोदारो अगर है हमारा और तक्षशिला है, तो वहां क्या चीज थी कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। हम कौन लोग थे? ये तो नहीं कि पॉपुलेशन ट्रांसफर हुई, हम ही मुसलमान हुए ना। तो हम अपने माँ बाप, नाना, परदादा जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। You know, these are challenges which are, and that is why Pakistan will break in the end. सर हम अपने ड्रेस की वजह से क्यों लोग हमें पॉइंट आउट करते हैं कि हम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? मुझे अच्छे से याद है कराची में जब हम लोग रहते थे, जब मैं स्कूल में थी, और मेरी फैमिली में जब कोई शादी वगैरह होती थी, स्पेशली मेरे फादर की फैमिली साइड पे, वहां पे जो मेरी रिलेटिव्स आती थी, मेरी चच्ची हो गई, ताई हो गई, या कोई और भी उधर से, तो उन्होंने साड़ियां पहनी होती थी, बिल्कुल उन्होंने बिंदी भी लगाई होती थी, और गरारा भी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो। गरारा भी होता था। बिल्कुल गरारा भी होता था, और बल्कि बच्चियों के भी बना देते थे गरारे। मेरे बहुत बनाए मेरी मदर ने। तो वो क्या कहते हैं, अभी क्या हुआ कि जब रमजान शुरू हुआ है, तो मेरी मदर की एक साड़ी, मुझे वैसे मैं साड़ी नहीं पहनती, मुझे अपनी मदर की एक साड़ी मिल गई कहीं बैग में। मैंने वो
चौकिया, मैंने वो साड़ी पहन के और मैंने एक वीडियो बनाई छोटी सी रमजान का विश करके, और मैंने उसको ट्विटर पे लगा दिया। अब यकीन करें, मुझे पाकिस्तानियों ने जो बुरा भला कहा है, तुम हिंदू हो गई हो, तुम्हें ये हो गया। आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा मेरी तो दादी ये पहनती थी, मेरी मदर पहनती थी, मैंने अपनी दादी को कभी शलवार कमीज में देखा ही नहीं, मदर मेरी साड़ियां पहनती थी, तो मुझे नहीं पता कि मैं ये पहनने से मैं हिंदू हो जाऊंगी। तो मैंने आप फाइनली, मुझे इतना ज्यादा मतलब बोला गया कि मुझे वो वीडियो हटानी पड़ गई, जिसपे मेरे घर में ओ मेरे माय भाई गॉड, वगैरह ने मुझे कहा क्यों हटाई तुमने, कहते नहीं नहीं हटानी। हटानी चाहिए थी। हाँ, देखिए मुझे बहुत मेरी बुरा लगा। मेरी जो ये वाइफ सोच है, क्यों है सर हमारी? देखिए ये मेरी वाइफ जो है, ये कराची के कच्छी लोग जो है ना, गुजराती स्पीकिंग जी जी। बोरी हैं, इनका तो लिबास ही साड़ी था। मैं 50s की बात करता हूँ, चाहे गोंस थे कुछ भी थे, फॉर्मल लिबास साड़ी होता था कराची में, और बड़े शौक से लोग पहनते थे। फिर ये भी हम होता था कि पारसियों का पल्ला कहीं और से होता है, और यूपी वालों की साड़ी ऐसी हैं, और ये उसके अलग थे। मेरी अम्मा भी पहना करती थी। लेकिन ये फॉल्स आइडेंटिटी, फिर मैं आपको कहूंगा कि हजारों साल तो साड़ी पहनते रहे, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा नहीं, अब पंजाबी साड़ी तो पहन ही नहीं सकता। वो फिर शलवार कमीज जो पश्तूनों के मर्दों की थी, मर्द तो पंजाब में लुंगी पहनते थे और कुर्ता, सही। और लुंगी भी हम हंसा करते थे कि वो वाली लुंगी नहीं, बंगालियों की। पंजाबियों की लुंगी में एक टांग अलग ही निकलती थी उनकी, चले जा रहे हैं ऐसे धूम धड़के से। बंगाल की धोती अलग थी, साउथ की धोती अलग थी, लोग पहनते थे। आपने सब हटा के, अब आप मेरे मोहल्ले में मस्जिद है, मैं देखता हूँ बच्चे चले जा रहे हैं, बंगाली सोमाली सबको हैं, वो अरबी तोप पहने हुए टोरंटो में, और खड़े होके लोग देख रहे हैं कि कब बावले कौन जा रहे हैं। अब आप तो जान के उनको इरिटेट कर रहे हैं ना। आप मस्जिद जा रहे हैं, आप पैंट में नमाज नहीं पढ़ सकते यार, और अगर नहीं भी पढ़ना तो कुर्ता पजामा पहन लें, शलवार कमीज फिर भी कुछ ठीक लगती है, घेरे में स्टाइल। ये अरबी कपड़े कहां से, जिसको लोग फ्रॉक कहते हैं। यानी अंदाजा लगाइए, पूरे सऊदी अरेबिया के पास एक रंग है ड्रेस का। सुबह उठ के बीवी से कहते हैं हनी व्हाट शुड आई वेयर टुडे, अरे तेरे पास है ये एक, तू पहनेगा एक। और बीवी काला पहनेगी, हस्बैंड सफेद पहनेगा, और कोई और कपड़ा ही नहीं है। तो हमको वहां से कपड़े लेने चाहिए या वो हमसे लें? कभी किसी सऊदी को देखे आप शलवार कमीज में, खुदकशी ना कर ले वो। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मैं इसीलिए क्रिटिकल होता हूं पाकिस्तान पे कि इतनी अपॉर्चुनिटी वाला मुल्क बना कि इसका चीन से बॉर्डर, रूस से बॉर्डर, इंडिया से, ईरान से, अरबों से, गवादर से लेके आप चिटगोंग तक, बे ऑफ बंगाल में हर एक से आपकी लिंक्स, बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक आपके बॉर्डर थे। आपने सब किया कराया मिटा के उसको गार्बेज बिन बना दिया कि शाह महमूद कुरैशी ये कहते रहे कि मैं तो जनाब अरबी हूं, घोड़े पे आया था। लेकिन चलो, सर, आपको नहीं लगता कि ये जो मजहबी क्या कहना चाहिए, जनूनी जो आए हैं, या जिस तरह से जो चीजें बढ़ी हैं मजहबी तौर पे अब पाकिस्तान में, वो जियाउल हक के टाइम से हुआ है? नहीं, ये भुट्टो के जमाने से हुआ। क्योंकि वी भुट्टो के नीड टू, जमाने में तो मैंने सुना है कि काफी नहीं नहीं, ज्यादा कुछ कहा नहीं नहीं जाता था। ना, ये गर्दन काट देना, गोली से मार देना, हम्म। ये जो तौर तरीका औरंगजेब का था या उमैयदों का था, ये बदमाशी मौसूफ को हुई। देखिए इनकी अम्मा हिंदू थी तो उनको जरूर से ज्यादा मुसलमान बनना पड़ता था। ठीक। इन्होंने जुम्मे की छुट्टी कराई, इन्होंने अहमदियों पे कुफर का फतवा लगवाया, इन्होंने रेस कोर्स बंद कराए, इन्होंने हर वो काम किया। और जब झगड़ा हुआ ऑपोजिशन से तो किसको बुलाया बीच बचाव करने के लिए? सऊदी एम्बेसडर। इलेक्शन 1977 का फैसला दे रहे हैं वो शख्स जिसने कभी बैलेट नहीं देखा, और मुफ्ती महमूद और सारे लोग बैठे हुए। ये हमारे साथ भुट्टो साहब का क्योंकि उसकी शक्ल वाकल अच्छी है, बेटी उनसे ज्यादा स्मार्ट थी। बेनजीर वॉज अ मच बेटर पर्सन, ओ बाप से कहीं आगे, समझदार, लेवल हेडेड। बेनजीर में एरोगेंस नहीं था। मैं तो सही। दोनों से मिल चुका हूं। वो तो 2 मिनट में मरवाने के चक्कर में होता था जुल्फिकार अली भुट्टो।
पिटवा दिया जे रहीम को, मिराज मोहम्मद खान को निकाला, शेख रशीद ने जो इंट्रोड्यूस किए थे मेडिसिन की क्या था कि जेनेरिक मेडिसिन, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, उसको पिटवा दिया। मुबश्शिर हसन को क्या किया, वो इनका एक गुंडा सा था गवर्नर पंजाब का, उनकी बेटी शायद या भतीजी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है पंजाब की, बहुत एक्सपेंसिव बैग पहनती थी, वो खर साहब जो थे, आप यकीन करिए हनीफ रामे वाज द चीफ मिनिस्टर, बहुत ही शरीफ आदमी। यू नो रात को गवर्नर पंजाब क्या करते थे, उनके घर पे 100 आदमी भेज के सारी रात छतों पे पथराव कराते थे। ये गुंडागर्दी मैंने आई हैव सीन विद माय ओन आईज। So we have Bhutto was free with any opposition। देखें पाकिस्तान में हमेशा ऑपोजिशन हुई बंगाल की तरफ से, उनको पता था कानून का, उनको पता, पढ़े लिखे हमसे ज्यादा, किताबें उन्होंने ज्यादा पढ़ी। हमारे यहाँ तो बरादरी, शेख बरादरी का फलाना आ गया तो झुके बैठे हुए, वहां तो फ्यूडलिज्म था ही नहीं। जो जिन सरदारों बलोच सरदारों को मैं सर आंखों पे रखता हूँ, बड़े ग्रेट लोग हैं, उनके सामने भी ऐसे आम आदमी तो नहीं बात कर सकता था। बट ईस्ट पाकिस्तान का ये था कि हर आदमी पॉलिटिकली एक्टिव था, सही, और वो हमने छोड़ दिया। तो सर मुझे बताएं कि अभी तक आपके ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है उधर से लेके अभी तक कौन सी गवर्नमेंट आपको ऐसी लगती है पाकिस्तान की जिसने कुछ बेहतर काम किया हो और आपको लगा हो कि अगर ये कुछ अरसा और रह जाते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता? देखें ये 1958 में हुकूमत, ये जो सिकंदर मिर्जा जब प्रेसिडेंट थे तो 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स उस जमाने के गुजरे। मोहम्मद अली बोगरा थे, चौधरी मोहम्मद अली भी थे प्राइम मिनिस्टर। ये जिस पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर इतने बदले जाते हैं जितने मेरे पजामे नहीं बदले जाते, कुछ या कुर्ते, ऐसी बात की थी। 56 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सबने तय कर लिया, तो विदिन द आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन टू 1958 को 8 प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया, टॉपल कर देते थे वो। 1959 में जब इलेक्शन होने को जा रहा था जनवरी में, तो अक्टूबर में इनको पता चला फौज को कि नेशनल अवामी पार्टी, जो बाद में वली खान की हुई या मौलाना भाषानी, उस वक्त शेख मुजीब, ये सब लोग नेशनल अवामी पार्टी में थे, उनका स्लोगन था सेंटो सीटो छोड़ दो। ये था कि पाकिस्तान हैड पुट द एंटायर पाकिस्तान आर्मी इन द कमांड ऑफ द अमेरिकन्स। आपकी ये कनाडा के ऑटवा शहर में मीटिंग हुई, अयूब खान साहब वहां गए, उन्होंने तख्ता उल्टा और इलेक्शन कैंसिल किया। उस दिन के बाद से आज तक वी हैव नेवर हैड एनी डिसेंट पॉलिटिशियन इलेक्टेड एनीवेयर। व्हाई? बिकॉज जो डिसेंट होते थे उनको बंद कर दिया जाता था। बड़ी ज्यादती गफ्फार खान के साथ हुई। 48 में बंद किया, और जब भुट्टो साहब की हुकूमत गई 77 में, नहीं 74 72 शायद, तब वो बाहर निकले और फिर बंद हो गए। यू हैव केप्ट पीपल 30 years इन जेल। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रंटियर इज ओवरथ्रोन? नहीं पता हमारे बच्चों को। आपको कब आपने बारबरा मैसेकर कभी सुना ही नहीं होगा पाकिस्तान में। 700 आदमी मारा गया चरसद्दा के पास, दरिया को इधर जिना साहब की जिंदगी में। आर्मी खड़ी हुई, उन्होंने शूटिंग की, कोई आदमी नहीं बचा वहां। ये लाल कुर्ती उन्हें कहा जाता था क्योंकि सब रेड शर्टर्स होते थे। सर यहाँ जगह भी है अभी तक लाल कुर्ती के नाम से। आपका पिंडी में है लाल कुर्ती? पिंडी में लाल कुर्ती के नाम से है, बिल्कुल। ये हमारे वो सियासी वर्कर हैं जो उस जमाने में बेलचा पार्टी होती थी एक, खाकसार जिन लोग कहते थे, ये हमारी ट्रेडिशन थी, पिंडी की, लाहौर की, पिशावर की, सब ये सब आर्मी ने 1958 में खत्म कर दिया। एंड वी हैव नेवर रिकवर्ड फ्रॉम देयर, क्योंकि हमारे सिलेबस चेंज हो गए। आपको पता है, मैं जब स्कूल गया हूं तो आई न्यू अबाउट राम सीता, हमारे कोर्स में होता था। इट वॉज पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन।
आज किसी पाकिस्तानी बच्चे को पता है कि ये जो पूरी धरती है, रामायण जो है, एक मुसलमान को क्या प्रॉब्लम है रामायण से भाई? आपको किसने कहा कि यहां आके ठहरे? आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा प्यारा लगता, ब्रिटेन आप जाके रानी को सलूट मार रहे होते हैं, मैडम वे लुक वेरी गुड टुडे। सर ये भी तो एक एजुकेशन का ही हिस्सा होना चाहिए कि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जो नई जनरेशन आई है, सॉरी, उनको वो दूसरों की भी जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो उनका मजहब है, उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें। उसको पढ़ने से कोई वो हिंदू या क्रिश्चियन तो नहीं हो जाएंगे। और हिंदू मजहब ऐसी कोई चीज ही नहीं है, हो भी आप नहीं सकते, हो भी हो नहीं भी नहीं सकता। एवरी वन इज, सकते। हाँ 50,000 तो उसमें खुदा हैं, वो हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉड। वह जिसकी मर्जी जो करे। एथियस्ट कितने हैं, नास्तिक जिसे हम कहते हैं, कुछ नहीं करता। वो तो इतना फ्लूइड धर्म है उसमें। देखिए ना, इमाम हुसैन की औलादों को पनाह तो दी ना राजा दाहिर ने। आपको पता है कि शिया मुसलमान दुनिया में कहीं नहीं पनाह मिलती थी सिवाय हिंदुस्तान के। ये इतनी सिग्निफिकेंट बात है। और कौन थे शिया? शिया को थोड़ी पता था वो शिया हैं। सर हुसैनी आपने लास्ट टाइम भी बताया था, जी हुसैनी होते हैं। हाँ, और मैं जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सुनील दत्त साहब थे शायद, संजय दत्त के जो मैं फादर हैं, वहीं से मैंने थे, उनका वो सुना भी था, वहीं से। कहीं पढ़ा था मैंने कहीं। जी जी, वो भी वहीं से हैं। इनकी पूरी हाँ। ट्रेडिशन थी कि शिया जो थे वो तो बेचारे, शिया मींस अली की पार्टी। हम्म। शिया उस्मान थे और शिया वो थे अली। ये शिया मींस नथिंग, उस्मान के फॉलोअर्स वर्सेस अली के फॉलोअर्स। सही। और जो हजरत अली के साथ हो गया, जो उनकी औलाद के साथ हो गया, अगर किसी मुसलमान को अकल नहीं आती कि ना ईरान में जगह, ना अरब में जगह, ना यूरोप में, कहीं पे नहीं, और जाके आपके सिंध में पनाह मिलती है, और उसमें वो चोर आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम, वो हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा। हज्जाज बिन यूसुफ वो जिसने काबे को तोड़ दिया, उसको हम मान रहे हैं। तो वी आर, के अजीज की किताब आप खुद पढ़िए और किसी और को भी आप दीजिए। मुझे नाम बताइए, मैं के नाम के लिख देती हूँ, नहीं तो फिर। के अजीज की, आप, उन्होंने एक ही किताब लिखी हाँ है। ठीक है, मैंने उनका नाम लिख लिया, मैं हाँ, निकाल लूंगी। अच्छा। के अजीज लेकिन की हिस्ट्री की डेथ जो है वो लिखा है ठीक। उन्होंने, बेतहाशा किताब। एक मैं आपको और कहूँ कि मेरी किताब पढ़ लीजिए आप प्लीज, वो जो इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी नहीं इस्लामिक स्टेट बनाने की। प्रॉफिट ने नहीं कहा हमें कि बनाओ, स्टेट बनाओ और यूं करो और गुंडागर्दी पे आ जाओ और ईरान पे हमला कर दो और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे फौजें। यहाँ तो आजकल वो पता नहीं क्या क्या उनके नाम है, वो गजवा हिंद दोबारा से कुछ इट करने इज हैं। गज़वा एक, हिंद को आप स्टडी करिए। एक उसकी मतलब वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि अब हम ये कर देंगे, हम भारत पे चढ़ाई कर देंगे, पता नहीं कौन सी। तालिबान नहीं कह रहे, इंडिया के मौलवी कहते हैं। जैद हामिद साहब जो, उन्होंने शायद ऐसा कुछ कहा है। अरे आपके वो ओरिया मकबूल साहब ने क्या कह दिया बताइए साहब? वो ख्वाब में फोटोग्राफ हो रहे हैं, नेगेटिव का प्रिंट बन रहा है, और वो रसूलुल्लाह के पास जा रहे हैं, बोले ये बाजवा साहब है, बोले ना 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 ये नहीं है, 3 बाजवा है इनमें। पिक्चरें आ जा रही हैं और कितना मजाक बनाया जा रहा है, और ऐसे लोग सीरियसली देख रहे हैं। अच्छा साहब, यही मुझे बाजवा? हैरत होती है, उन्हें सीरियसली सुन रहे होते हैं। एक नॉन सीरियस बंदे को इतना सीरियसली पता नहीं कैसे सुन रहे होते हैं। खैर, लेकिन ओरिया, अब ओरिया उनका नाम तो उनका मजेदार है ना, ओरियो। फॉलो ओरियो, फॉलो। आई हैव नेवर हर्ड दिस नेम ओरियो। वो बिस्किट आते, बट हाँ। ओरिया मैंने नाम नहीं सुना है। और और वो इतनी दुनिया ऐसी भर ऐसी स्टेटमेंट्स फीमेल्स के बारे में देते हैं कि ओह बस माय गॉड, ना पूछें। आई इतना नो। जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलूं मैं उनको। सर ये क्योंकि मैं बना रही थी हाँ, कि आपका बहुत टाइम लो ली। मैं चाह रही थी कि मतलब मैंने शो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि आगे ईद भी आ रही है, तो मैंने जी ईद स्पेशल करके, तो मैं थोड़ा सा, सर हम थोड़ा सा लाइटर उसमें जाते हैं। जी 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 और जी। मुझे ये बताइए, आपको मूवीज देखते हैं, म्यूजिक का शौक है, पोइट्री का है? क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो पोइट्री का भी होगा नहीं, पोइट्री का कुछ मैं खास नहीं। कल, नहीं मैं कल मुस्तफा जैदी की एक एक मिसरा ही मैंने बोला तो इतनी गालियां पड़ी बीवी से, मैं कह रहा मैं किसके हाथ पे अपना लूं, तलाश करूं।
तमाम शहर ने पहले गलत जगह पढ़ दिया होगा, गलत जगह पर दिया। वो कहते हर मतलब पोइट्री के अंदर भी तुम्हारी दुख ही दुख है। नहीं, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ पोइट्री। व्हाट अबाउट एंड मूवी? सॉरी, पुरानी फिल्में देखते हैं आप? पुरानी फिल्में देखते हैं पुरानी क्योंकि फिल्में। हाँ, नहीं नई भी देखते हैं। अभी मैंने लिफ्ट बॉय एक फिल्म देखी है, और मुझे उसमें एक कैरेक्टर है, आप देखिए, मिसेस डिसूजा हैं, एंड मुझे ये याद आया कि मेरी भी एक मिसेस डिसूजा, आंटी डिसूजा थी। जब मैं कनाडा पहुंचा पहले दिन, तो आप यकीन करिए वो मिसेस डिसूजा एल्फिंसन स्ट्रीट पे उनकी फर्नीचर की दुकान थी, वो एयरपोर्ट मुझे रिसीव करने आई बाय बस। सही। तो ये कराची होता था डिसूजास का और डिकूनास का। तो बट इंडियन फिल्म्स हैव इम्प्रूव्ड सो ड्रामेटिकली कि पब्लिक उसमें फेल हो जाती हैं। दैट मीन्स द फिल्म मस्ट बी वेरी गुड। लोग जो देने आए वाला इसमें मजा नहीं आया, इसमें फैटिंग नहीं थी या क्या था। नहीं बट सर, पुरानी तो बहुत अच्छी होती थी। मैंने क्योंकि मेरी मदर बड़े शौक से देखती थी, तो वो होता है ना, बच्चे भी साथ ही बैठ गए, तो मैंने उनकी वजह से बहुत सी पुरानी, जिसमें यस, देव साहब की एक थी गाइड फिल्म, हाँ, बहुत क्लासिक, गाने बहुत अच्छे, और फिल्म बहुत अच्छी, ज्वेल थी। मैंने उनकी मूवी भी रिसेंटली, मैं रमजान में भी देख रही थी मूवीज। तो वो उस टाइम पे सर बड़े अच्छे गाने बनते थे, मूवीज। आपने वो सुना है जहां इकबाल साहब ने जब हिंदी तराने की कॉपी करके मिल्ली तराना बनाया, तो वो देवानंद से उसका अपने चेंज करके, कौन थे शायर जो लाहौर से हमारा भाग के, कौन सा तराना कह रहे हैं? वो था ना। नहीं, इन्होंने जब कहा सारे जहां से अच्छा हाँ, हिंदुस्तान सारे हमारा, जहां, अच्छा, एग्जैक्टली, हाँ। उसके बाद इनको ईरान में बुलाया नहीं गया, हम्म। और नोबेल प्राइज मिल गया टैगोर को। हम्म। ये इतनी आग लगी, इन्होंने वो चेंज करके उसको अपनी नजम की चोरी की, और कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। The man within 10 years changed his position 180 degrees, nobody noticed. यहां पाकिस्तानियों की इल्जाम नहीं, इंडिया में भी इडियट्स को नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, वहां भी चल रहा है सारे जहां। अरे उसको उसने इरेज कर दिया, वो विंडोज 3.1 था, ये विंडोज एनटी चल रहा है। मगर सर वो तो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कैसे ये इस तरह से, मतलब पाकिस्तान के टक्कर तो थे नहीं। इस्लामिज्म का डेफिनेशन और अभी रिसेंटली उनके, इकबाल का है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि जी अल्लामा इकबाल ने सोचा था पाकिस्तान का। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जो उनके बेटे थे जावेद इकबाल, जैसे जावेद इकबाल, उनकी डेथ से पहले वो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं सोचा था उन्होंने। कुछ नहीं सोचा था, बता रहा हूं। देखिए, वो जिस तरह कहने- को ये सोचना नहीं, पड़े, स्टेटमेंट को कहने लगे नहीं सोचा था, कि नहीं, किस देयर इज नथिंग टू सोच। देखो, क्या सोच है? जो शख्स अपनी शायरी को चोरी करता हो और दूसरी बनाता हो। टैगोर घर पे आते ही कहते मिलना नहीं है, काला बंगाली झूठा हिंदू है। ये कहाँ के हैं? जिसकी नानी हिंदू और दादा, नानी सिख है और दादा हिंदू है, वो टैगोर को कह रहा है ये, और ईरान को लिखता है कि किसको बुला लिया, ये तो हिंदू काले रंग का। नहीं, वो नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे, ऐसा कुछ क्या कहा जाता है ना हमारे यहाँ, जिसने हमारी बड़ी ट्रेजिक मेरे हमारे एक जानने वाले थे, वो मैंने कहीं, उन्होंने किसी ने बताया कि उनकी बेटी ने किसी अंग्रेज से शादी कर ली थी, उसको मुस्लिम करके। तो उसके भाई की शादी थी, तो उसकी बीवी के भाई की शादी थी। तो हमारे जैसे पाकिस्तान में होता है कि सब एक घर में सारे रिश्तेदार घुस गए, तो वो तब वहां पे थे। तो सुबह को उसने उसको जैसे मर्दों को सुला देते ना, अलग दे दिए। तो दूसरे दिन उसके भाई ने कहा, उसकी बीवी के भाई ने कहा कि भाई ये अपने मियाँ को लेके जाओ, सुबह सुबह मुझे उठा दिया, उसने कह रहा है उठो नमाज पढ़ो। और तो वो अच्छा, उधर उसके बाद उसको वो कहा सारी रात मेहंदी का फंक्शन था, मैं सोया हूँ, और ये सुबह मुझे उठा रहा है कि चलो नमाज पढ़ो। उसके बाद उस पे खैर उसको समझाया कि नहीं, इसकी मर्जी है, पढ़े ना पढ़े तुम छोड़ो इसको। तो दूसरे दिन उसने पूछा उसकी अपनी सास से, अपनी बीवी का, कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग पे गई है, सामान लेना था कुछ। वो कहने लगा कैसे चली गई, इस्लाम में तो लिखा है कि शौहर से इजाजत के बगैर जा नहीं सकते। वो बेचारा कोई किताबें पढ़ता रहता था इस्लाम की। ओ माय उन्होंने गॉड। कहा भाई कौन से जमाने में मतलब बात कर रहे हो, अब तो नहीं पूछता कोई।
तो वो वही मैं कह रही हूँ कि वो हो सकता है कि वो जैसे आप इकबाल को कह रहे हैं तो वो शायद उस तरह देखिए कुछ ना, काम आया हो। इकबाल ने जो लिखा था वो उसका गाना था कि रहने को घर नहीं हो, रहने को घर नहीं है पर सारा जहां हमारा। वो देवानंद गा रहा है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द पोएट, बट ही हिट हार्ड एट द पाकिस्तानी तराना। और ये किसी ने नहीं आज तक पाकिस्तान को बताया कि ये तो चोरी की है इसने अपने आप की शायरी। सो मैं किस शायरी को पसंद करूं? मेरे लिए नॉन फिक्शन काफी है, बाकी फिल्में देख के फिक्शन हो जाता है। बट वो खालिद हुसैनी की बुक्स पढ़े आप। फेवरेट इंडियन मूवी? फेवरेट इंडियन मूवी अब तक जो है कलयुग। आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर इट, आई वाज स्टक विथ इट। मुझे बहुत बाद में पता चला कि कलयुग का मतलब क्या है, बट इट वाज अ वेरी अरेस्टिंग मूवी। ये 80s में मैंने देखी होगी शायद, हाँ। बट उसके बाद बेतहाशा फिल्में आई हैं। यू कांट से द बेस्ट और द वर्स्ट। मैंने पहली मूवी जिंदगी में देखी बेजू बावरा, लाहौर में एक सिनेमा हॉल में जिसमें बैल्कनियां होती थी। मैं, मेरी अम्मा, मेरी दो खालाएं और मैं फिल्म पे गए थे देखने। मैं तो सिनेमा हॉल ही देखता था क्या हो रहा है। बट ग्रेट फिल्म्स फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया का म्यूजिक और फिल्म में सारे इंडिया के गुनाह माफ हो जाएंगे। मुझे मैं तो तो शम्मी कपूर साहब की फिल्में बड़े मजे की लगती थी। अरे वो तो वो वो असल में एल्विस तीसरी प्रेस्ली बनना चाहते थे। मंजिल, ये कुछ नाम था शायद, तीसरी हाँ, मंजिल, और वो, और एक उनकी देव साहब की काफी फिल्में, और एक मुझे राज कपूर की अच्छी लगी थी, जो मतलब उसके गानों की वजह से अच्छी लगी थी। वैसे तो मुझे पिक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। वो थी तीसरी कसम। उसमें गाने बहुत अच्छे थे, वो दुनिया मुझे बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, हाँ, ब्यूटीफुल ओहो, बड़ी सॉन्ग। बड़ी याददाश्त है भाई तुम्हारी। तो मैं आई एम सॉरी। इश्क का वो सॉन्ग था, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो वो अभी तक वो, अच्छा सर, बाज गाने अभी तक आपको लगेगा जैसे अभी बने वो, क्योंकि मैं आपको एक सिचुएशन अभी चीज भी वैसे। दिखाता जी हूँ, लेट श्योर। मी शो यू समथिंग। ये इंडिया में ही इजाद हुआ है, हम्म। नजर आ रहा है अच्छा। आपको? जी 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 सर, बिल्कुल मैं देख रही हूँ। इसमें 50,000 हम्म। गाने अंदर रिकॉर्डेड हैं। अच्छा। आप जैसे देखना है, आप जैसे ये, हम्म। मैं आपको बताऊं ये, अरे भैया की हाँ, जैसे म्यूजिक क्या हो गया भैया तेरे को छोड़ना, कुछ गड़बड़ हो गई साहब। टाइम खत्म हुआ। बट ये इंडिया में किसी बच्चों ने किया। 50,000 इंडियन सॉन्ग्स। कोई आता जाता हो ना दिल्ली से, उसको कहें ये मुझे भेज दे, कैरवान कहलाता है ये। ठीक यू ठीक। यू लव म्यूजिक, यू विल, इट इज गॉट एवरीथिंग। ये नंबर वन गिफ्ट बच्चे अपने नाना दादा को दे रहे हैं लेकिन आजकल। सर, पाकिस्तान के सर टीवी प्लेस बहुत अच्छे होते थे पीटीवी के, अगर आपको याद हो, तालीम बालगा एक आया था। 50-50, 50-50 सर। 50-50 याद है आपको? बालगा सर, 50-50 हाँ वो तो था। के बीच में वो भी आता था, जब अभी रिसेंटली इलेक्शंस होते थे ना, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बीच में ये 50-50 भी चला देते हैं, और तालीम बालगा जो ब्लैक एंड व्हाइट बना था, अगर आप उसको देखें तो आपको लगेगा शायद ये अभी की गवर्नमेंट का बता रहे हैं। एग्जैक्टली आप सेम। 50-50 का बताऊं, उसमें एक दो थे, एक एक्टर्स थे काले चश्मा पहना करते थे। एक हमारा दोस्त था प्रोड्यूसर, ही हैड वन ऑफ हिज आर्म्स वाज अफेक्टेड बाय पोलियो। तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश की वॉर हारने के 3-4 दिन बाद शो चला, और उसमें दिखाया एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसके पहिए नहीं है। तो वो आते पहिया चेक बोला क्या हो गया, बोला भैया पहिया लेके भाग गया। तो गाड़ी का नंबर प्लेट पे लिखा था पाकिस्तान। बोला पंक्चर लगा दो, बोला पंक्चर लगाएगा किधर, वो तो पहिया ही नहीं है, पंक्चर किधर लग रहा है, पंक्चर लगा। दे immediately the army came and stopped that show from going on air.
उस वक्त फौज की हुकूमत थी। मुझे भी याद है उसमें जब रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन में जो मैंने देखा था पिछला आई थिंक लास्ट इलेक्शन में, कि वो एक गाड़ी आई है उसके ऊपर तोप रखी हुई है और पुलिस अच्छा। वाले अंदर ढूंढ रहे कोई असला तो नहीं है और वो ऊपर जो इतनी बड़ी तोप रखी है। मैं कह रहा हूँ इतनी जबरदस्त है पीटीवी शोज was so good कि मैं अभी भी समझता हूँ कि by any international standards they were A class शोएब because हाशमी और हाँ मुनीसा we had so के much freedom, we had so much freedom to do so much कि हम सर इस लायक नहीं थे। देख के लगता था कि कोई कोई पढ़े लिखे हैं जिन्होंने ये बनाया है, और कोई एजुकेटेड और लोग हैं जिन्होंने ये अब आप देखें ना, अगर स्पेशली टीवी ड्रामा, मैं तो देखती नहीं टीवी ड्रामास यहाँ के, तो वो मैं कहीं के भी नहीं देखती, लेकिन यहाँ के तो बिल्कुल ही नहीं देखती। तो वो तो अजीब सा उनका स्टैंडर्ड हो गया, ना कोई कहानी होती है, ना कोई एक्टिंग होती है, ना कुछ होता है, अजीब और गरीब चीज बना, लेकिन उस वक्त तो बहुत जबरदस्त बनते थे। I'm telling you I feel I was very lucky। उस जमाने में टीवी स्टेशन होता था एक छोटे से जहाँ अब स्टेशन है उसके पीछे गली थी जो रेलवे स्टेशन वहां जाती थी लाहौर स्टेशन को, तो उसमें काम करता था। यानी कि वेदर की रिपोर्ट जब पढ़ते थे तो बाहर बारिश की आवाज छत से आती थी, ऐसा तो टूटा वूटा सा था लाहौर टीवी, बट दी पीपल वर्किंग देयर वाज अनबिलीव। और उसमें फिर जनरल मैनेजर्स का भी कंट्रीब्यूशन था। कमर आफ्ताब एक थे, मुझे याद है जुबैर अली न्यूज डायरेक्टर थे। पीपल वुड प्रोटेक्ट अस, ऑनेस्ट टू गॉड। जब ये 1977 का इलेक्शन हुआ है तो जो डायरेक्टर न्यूज थे उन्होंने आके कहा तारिक मियाँ इधर आइए। बोला भाई मियाँ छुट्टी ले लो एक महीने, हमारी जिंदगी आराम करो। तुम यहाँ वाले वो 9 सितारों वाले जुलूसों में चल रहे हो और टीवी के रिपोर्टर हो। मैंने कहा सर बहुत हो गया, ये भुट्टो जाना चाहिए। बोला भैया छुट्टी ले ले भाई, हमारी नौकरी जाएगी इस चक्कर में। बट दे वर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। मैंने फिर वो देखा वेयर द सबॉर्डिनेट्स हैड टू पे फॉर द क्राइम्स ऑफ द मैनेजमेंट। जब ये जनरल कौन थे जिन्होंने मुझ पे मार्शल लॉ सेडिशन का चार्ज लगाया था, कंप्लीटली फॉल्स, जनरल मुजीबुर रहमान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। आई वाज शॉक्ड एट हाउ दे put me charged me as if I was a PPP activist when I had been active in the anti-PPP, but they simply charged me for sedition, and it was just a horrific time in my life, and threats। and मुझे उस वक्त हमारे सोसाइटी का कैरेक्टर पता चला when I realized how people would not want to make eye contact with me। लेकिन जो लोग थे वो अब भी हैं, अब भी बहुत ही टॉप के लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने गलत वो दी गवाही, झूठ की गवाही दी। और अब तो ये हाल है सर कि पीटीवी का इतना बुरा हाल कर दिया है कि अगर कभी ऐसा हो ना कि किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हो, मैं अभी रिसेंटली की बात कर रही हूँ, लाइक लास्ट वीक या उससे पहले, इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी इवन अगर हम देख रहे हो ना स्क्रीन पे जो लोग मीडिया से हो, तो वो बता देंगे कि ये पीटीवी जो है ना उधर से ले रहे हैं ये बाकी चैनल्स को। क्योंकि कैसे पता, कहते देख लो लाइट खराब है, कैमरे का एंगल खराब है, कोई चीज ठीक नहीं होती और साफ पता लग जाता है कि पीटीवी जो है वो मतलब लोग देखते ही नहीं है। जैसे ना बाकी प्राइवेट चैनल्स की तरफ चले जाते हैं न्यूज के लिए भी, उसके लिए भी, लेकिन पीटीवी का बुरा हाल कर दिया बिल्कुल। जैसे कहते ना, आपको पता है कि देयर वाज अ पीटीवी टेलीविजन इंस्टीट्यूट in the late 60s up to 72 raha। You could not be a producer till you spent 1 year in a institute, I think run by NHK, जो जापानीज नेटवर्क था वो चलाता था। उससे ग्रेजुएट होके लोग निकलते थे एंड दे वुड देन जॉइन टीवी। बट वहां पे भी भुट्टो साहब ने कचरा किया, लोगों को अपॉइंट करना और ऊपर करना नीचे करना। ही डिड अ टेरेबल जॉब। एनीवे आपके तो व्यूअर्स देख के घबरा जाएंगे कि ये खत्म नहीं हो रहा, पथराव शुरू हो जाएगा आप पे। नहीं इट्स ओके। और बस थैंक यू सो मच सर। अब बस लास्ट मुझे ये बता दें कि आप ईद पे क्या कर रहे हैं?
मैं ईद पे जाना था, लेकिन आई एम नॉट ऑब्जर्विंग ईद टुडे बिकॉज ऑफ दोज पीपल हु हैव डाइड इन मॉडल टाउन. इट इज अ वेरी सैड. ये कैसे, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट यू फील के यू नो पार्ट ऑफ यू हैज बीन, यानी गरीब आदमी पे इतना जुल्म हो जाना, यू फील लाइक के यू नो इतने चोर और दुनिया में घूम रहे हैं, उनका जहाज क्यों नहीं गिरता है, यू नो. बट क्या करें, दुआ मांग लेंगे इन लोगों के लिए. बिल्कुल. और क्या, ईद में देखिए हाँ कोरोना एग्जैक्टली, वायरस घूम रहा है. ऐसा हो जाए तो बहुत जाहिर है. दुआ मांगे गरीबों का, इसमें यू नो बाकी तो ठीक हो ही जाते हैं, डॉक्टर भी सबके पास मिल जाते हैं, बट पीपल हु आर वर्किंग क्लास, जो उनका को पूछने वाला नहीं है, उनका पानी भी जरासीम से भरा हुआ होता है. हमें आई होप इस पूरे एपिसोड के बाद हमको समझ में आए कि मुसलमान होने का मतलब है कि कोई आपके मोहल्ले में गरीब ना हो. एक सिंपल सा असूल बना है. ये जुनैद जमशेद और इस टाइप के पता नहीं तबलीगी जमात तो क्या क्या तमाशा कर दिया, कह रहे 300 फुट की वो होगी हूर. लेकिन सर मुझे ये चीज भी, सॉरी अब 1 मिनट और लूंगी आपसे, ये चीज भी मुझे समझ में नहीं आती है कि मोहल्ले में कोई भूखा ना सो रहा हो. इसलिए कि अगर कोई एक पॉश एरिया में रह रहा है तो उसके मोहल्ले में कौन भूखा सो रहा होगा, वो तो उसके नौकर, आगे ही देखना पड़ेगा. नहीं उसके नौकर. क्यों नौकर को नहीं आपके यहाँ कंसेप्ट जो है ना नौकर का, हाँ. कोई घर नहीं है जिसमें बावर्ची नौकर माली ये सब ना हो. वो कौन लोग हैं, वो इंसान नहीं है क्या? ये इतना बड़ा कर्स है और इतनी उनकी बद्दुआएं लग रही हैं आप पे कि आप कैसे एक इंसान को किराए पे रख सकते हैं? दिस इज स्लेवरी. नहीं, बट हाउ कैन यू से कि अगर वो किसी बड़े घर में रह रहा है, अगर कोई मेड क्या है कर ये तो खाना नहीं मैं मिला. कहाँ रह रहा हूँ ना, जो मेरा मोहल्ला है ना, हाँ. यहाँ कोई घर $2 मिलियन से कम का नहीं है, किसी एक के घर में नौकर नहीं है. वो क्लीनिंग लेडी भी जो आती है वो आती है उसके अंदर 1.5 लाख की गाड़ी में आती है, ड्र ड्र ये किया और वो किया, चेक चली गई. आपने आपने ये हिंदुस्तान में भी यही है. हमने कभी किसी इंसान को इंसान की जगह नहीं किया, और फन्ने खानी इस्लाम की या हिंदुइज्म की या इंडिया ग्रेट है या पाकिस्तान ग्रेट है, आपको पता नहीं दुनिया हम लोग कैसे देखती है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल. इतनी पॉवर्टी और इतनी नखरे पैसे वालों के. वो खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे आके ना, गोरा गोरा कैसा भी है. मैं अपने प्रीमियर के साथ मैंने नौकरी की, वो खुद जाके वो बैग उठाया, टेबल लेके चले गए. यहाँ अंकल आंटियां बैठी हुई हैं करके. बहुत बुरी ये इनके दिलों से लोग यानी चौकीदार एक दूसरे के मालिकों को बोस्ट करते हैं कि मेरा साहब ऐसा है तो तेरा साहब ऐसा है. दिस इज स्लेवरी. ये जस्ट थोड़ी सी ज्यादा आप तनख्वाह दे देते हैं, इट इज अ क्राइम. ये टॉयलेट ना साफ करना और उसके लिए सिर्फ क्रिश्चियन साफ करें टॉयलेट, ये कैसी दुनिया है? We cannot live like that. सर आई होप कि हम जैसे मैं और आप भी बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको लोगों को समझा सकें और कुछ बेहतरी की तरफ जा. लोग खुद इंप्रूव होंगे. आप इसमें यू हैव टू बी पॉजिटिव. सिर्फ ये है कि कितनी कीमत पे करनी पड़ेगी. सही. मैं एक छोटी बात कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट लूंगा. इमेजिन करें कि भुट्टो साहब ने शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बन दिया होता. शेख मुजीब का जो पहला स्टेप था वो जमींदारी सिस्टम खत्म करने का था. अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते और जमींदारी सिस्टम खत्म होता और ये सारी फौज के ऊपर खर्चा आधा हो जाता, तो वी वुड हैव बीन लिविंग इन पैराडाइज. मैं सीधी बता रहा हूं, क्योंकि हमारे ह्यूमन पोटेंशियल कितना है. आप हमको पाकिस्तानी को आइसलैंड में डाल दें, न्यूजीलैंड डाल दें, हम फिर फिट हो जाते हैं. वहां हम टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल के फलाना ये कपड़े शपड़े सेट करके हमारे बच्चे ठीक हो जाते. हम क्या वो चीज वो एंगल बगैर हेट्रेड के नहीं कर सकते कि हम में हिंदू हेट्रेड डाल दी. हिंदू है उसको मारो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद. ये नारा, हिंदुस्तान तो हम है, इंडिया में कहाँ हिंद आ गया? सर दोनों में है ना सर. हो सकता है सर ये भी तो मतलब हिंदूज भी तो नफरत करते हैं नहीं है, बहुत मासूम लोग हैं, बिलीव मी, उनको नहीं पता. अभी 2 एक्टर मरे
ऋषि कपूर और अपना इरफान खान। अब मुझे बताइए इंडिया में किसका सन्नाटा किस पे हुआ? इरफान खान पे। लेकिन सर एक्सट्रीमिज्म तो हर मजहब में होते हैं, जुनूनी अरे हर नहीं, एक्सट्रीमिज्म सर। क्या है? मुझे एक बात आइए, मुझे एक सीधा लेट्स एनालाइज दिस। हिंदुइज्म में क्या एक्सट्रीमिज्म है? एक आदमी अमेरिका में कह रहा है कि आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लीजिए, वो एक्सट्रीमिज्म है क्या? वो कह रहे हैं आप हिंदुस्तान में आए, आप हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करें एज योर धरती। आप कहें नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो गंदे लोग होते हैं, हमारे टॉयलेट साफ करते हैं। आपको अंदाजा है कि यू आर लिविंग इन समबडी एल्सेस कंट्री। ये तक नहीं है एडमिशन कि हर मुसलमान का हर हीरो इज अ मर्डरर एंड रेपिस्ट। ऊपर वाला नहीं देख रहा है यार, तुम लोग के पास शरीफ लोग भी हैं ना। गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर, अब्दाली। अब्दाली लाहौर को लूट के लेके जला दिया, लाहौरियों ने कहा इसका मिसाइल हमारा अब्दाली होगा। हाउ स्टूपिड, वी आर इडियट्स। बट स्टिल सर ऐसा तो नहीं है ना कि वो दूध के धुले में हैं सर, उनका भी मैं ये नहीं कह रही अरे हूँ उनका ही मुल्क है ना। हिंदुओं को बुरा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर तरह के लोग हर मजहब में होते हैं। इस्लाम में आज आपको मेरी अच्छे बात, भी मिलेंगे, अच्छे लोग नहीं है इस्लाम में, नहीं इसी ना, तरह से ये हिंदुओं इशू, में कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। तो मैं अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहा। हाँ मैं बुरा जितना भी हूं, आप मेरे घर आए ना, मेरा फर्नीचर तो नहीं सेट रीअरेंज करिए। आपको नहीं पसंद आप चले जाइए। आप घुस आए, उन पे 800 साल हुकूमत करने के बाद कह रहे हैं आप में बहुत बड़ा, आप में भी एक्सट्रीमिस्ट है। अरे एक्सट्रीमिस्ट क्या है उनमें? क्या कर लिया एक्सट्रीमिस्ट ने? उसे कहा गाय मत काटो। और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई गाय नहीं काटता था। पूरे अफगानिस्तान में, अरेबिया में कहीं गाय होती नहीं है। बकरा खाने वाली कौम जो है वो सिर्फ यूपी में गाय काटती थी, बड़े का गोश्त जिसे कहते हैं, ताकि हिंदू को तंग किया जाए। कौन मुझे पता टर्की में को गाय खाता है? अरे गाय तो होती नहीं अरेबिया में। कहां इंडोनेशिया में गाय चल रही है क्या? सिर्फ यूपी सीपी बिहार ये इलाका है जहां ना गाय खाएंगे, हमारे बड़े का गोश्त खाएंगे, बस यूं खाएंगे, काट पीट के टंग दे दो। पंजाब में सब बकरा खाते थे, सिंध में बकरा खाते हैं, पठान सारे बकरा या दुम्बा खाते। हमें जरूरत थी गाय काटने की? बगैर उसके रहा नहीं जाता। और रसूलुल्लाह ने कहा कि गाय का गोश्त मत खाओ, इसमें बीमारी है, गाय दूध के लिए बनी है। ये इतने अजीब प्रेजुडिस लोग हैं कि अपने प्रॉफिट को भूल गए उनको तंग करने के लिए। मैं काटे जाओ, यहाँ काटे जाओ गाय। लेकिन Prophet Muhammad said that the cow is not to be eaten because it is poison. The cow was created for milk. हिंदू भी तो वही कह रहा है ना कि भैया मेरी जान मेरी मत खा दो, को बकरे खा दो। वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हिंदू अगर अरे बात हम भी, करें रिलीजियस अरे पॉइंट ऑफ आप मेरे घर आए हैं तो मेरे घर के कुछ असूल होते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको रिस्पेक्ट तो कर लें। व्यू, हाँ मुझे, बिल्कुल करनी मैंने चाहिए। अपने बचपने में आई वाज सरप्राइज कि ये बड़े का गोश्त का कॉन्सेप्ट जो था, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता था गाय का गोश्त, सिर्फ वो जो यूपी से आए थे लोग। वो मांगा बोला टांग देंगे, वो मार देंगे। अरे भैया क्या हो गया, जान को छोड़ दो भैया, मत खाओ गाय का गोश्त। एंड बकरे के गोश्त में क्या बुराई है? क्या बकरे का गोश्त नहीं खा रहे? उन्होंने तो नहीं मना किया ना। आप कह रहे हैं हम गाय का गोश्त खाएंगे। यहां तक झगड़ा चल रहा था, टोरंटो के अंदर गाय को टांगा, वीडियो कैमरा लिया और लाइव ब्रॉडकास्ट किया उस यहां ब्रैम्पटन शहर में। चुड़ियां चल रही हैं, गाय की चमड़ी उतारी जा रही है और सबको बताया जा रहा है। मतलब शरारत नहीं है तो क्या है? शैतानी की बात है ना ये। जरा भी हमें जो एसेंशियल्स ऑफ इस्लाम हो तो हम वैसे ही कह दें छोड़ो यार, इससे अगर झगड़ा होता है वाई हाँ सब्जी बिल्कुल, अगर झगड़ा हो रहा है तो फिर तो झगड़ा हो रहा है, कुछ इतनी और चीज है। बटेर खा ले भैया तू, चिड़िया खा ले, कुछ खा ले, खाते हैं, हजारों चीजें। बटेर भी खाते हैं, यहाँ पे चिड़िया भी खाते हैं, पिशावर में सारी चिड़िया खत्म कर दी खा खा के। अरे क्या करेंगे इतनी भैया, इतनी सी चिड़िया के पकौड़े बना देते हैं ये लोग, बताइए कितनी जाती छोटी छोटी, मुझे तो समझ नहीं आती, इतनी सी बेचारी उसके पकौड़े बना लेते हैं पिशावर में। ना रहम है हमारे दिल में।
पता नहीं क्या हो गया, शायद ठीक हो जाएगा। आप जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हंटर मार के नहीं नहीं, आप ही के एज ग्रुप का कोई आएगा ना। आप कहें इनसे, बच्चों को, अपनी कॉलीग एज ग्रुप को कहें, फॉर गुडनेस सेक, you cannot get into somebody's house and tell, lecture them, क्या आपकी बीवी खाना ठीक नहीं पकाती। इतनी झापड़ पड़ती। अब नरगिस को कोई आके कहे कि नरगिस तुम्हारी भिंडी ठीक नहीं बनती, वो तो जूती उतार के मारेगी, पकाएगी। तो आप वही कर रहे हैं ना कि इंडिया आए। कराची के रिलेटिव जब इस्लामाबाद आते हैं तो 2 हफ्ते हमारे घर रहने के बाद कहते हैं मजा नहीं आया कराची वाली आता है। अबे तुम्हें हमारे 2 हफ्ते हमें पका दिया और उसके बाद कह रहे मजा नहीं आया कराची वाली बात नहीं बनी, वो कराची वाले नाजो नंबर 2 की बात नहीं बनी। Thank you चले so आप जाइए, much खुश for रहिए, joining me. ईद मुबारक, आप खुश आपको भी रहें, मुबारक और आपकी बस फैमिली इस को भी, तरह सबको। हंसते रहे। थैंक यू सो मच और यू फिर इस वेलकम। तरह दोबारा मुलाकात होगी। थैंक ओके, यू। चलिए, बाय बाय।